दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है। आज एक नया कहानी है। आप तो थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उड़ीसा का पॉलिटिक्स का बारे में, जो इंटरनेशनल न्यूज़ में इंटरनेशनल लेवल में पूरा फैला चुका है। तो क्या है घटना, पूरा कहानी को आपको बताना वाला है। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा 3 आदमी का फोटो, जिसमें पहला फोटो है सीएम नवीन पटनायक जी का, दूसरा में श्री वी.के. पांडियन जी का, और तीसरा में अभी अभी बीजेपी वालों ने बनाया वाला और उड़ीसा वालों ने भरोसा करने वाला सीएम श्री मोहन चरण मांझी जी को। तो पहले हम ये तीनों के बारे में समझ लीजिए, उसका बाद कहानी आपको पूरे से पूरे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, उड़ीसा का कंटिन्यूअस सीएम बनने वाला, यानी 5 टर्म सीएम बनने वाला, 24 साल सीएम बनने वाला नवीन पटनायक जी को क्यों सीएम का पद हराना पड़ा, ये है आज का शिरोनामा है, आज का हेडलाइन से मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले समझ लीजिए वी.के. पांडियन जी कौन है। तो वी.के. पांडियन जी का बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मालूम होगा, क्योंकि ये बात होता है जब उड़ीसा पॉलिटिक्स में, तो पांडियन जी कौन है आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो आप दोस्तों, कहानी को अंदर को जाने का पहले मैं बता देता हूँ कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर सीएम जब उनका पद छोड़ना पड़ा, उनका मेजॉरिटी वोट उनको नहीं मिली, तो क्या ऐसे हुआ है 24 साल में, जो लगातार सीएम बनने के बाद, यानी 24 साल सीएम बनने के बाद उनको सीएम का पद हराना पड़ा। तो दोस्तों, वी.के. पांडियन जी कौन है, ये था सवाल। तो वी.के. पांडियन जी होते हैं तमिलनाडु का मदुराई डिस्ट्रिक्ट का आदमी है, जो 2000 कैडर का आईएएस ऑफिसर है। 2000 में कैडर का आईएएस ऑफिसर है, जिनको पहले मिल जाता है आईएएस तो नहीं, आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, पंजाब कैडर में मिल जाता है। तो 2000 में उनको मिलता है आईएएस। तो 2000 के आईएएस मिलने के बाद उनको आईआर से आईएएस मिलते हुए पंजाब कैडर से उड़ीसा को ट्रांसफ़र हो जाता है 2002 में। तो 2002 में जब उनको धर्मगढ़, एक कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में सब कलेक्टर बनते हुए उनको देखने मिलते हैं। तो उनका पॉलिटिकल कैरियर अभी तक शुरुआत नहीं हुए, ये है उनका ब्यूरोक्रेटिक कैरियर, यानी नौकरी है। तो सबसे बड़ा नौकरी आईएएस मिलने के बाद उनको आईआरएस के बाद आईएएस कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में 2002 में मिलता है। और सब कलेक्टर बनने के बाद उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका था उधर में। इतना तेज़ी से काम करते हुए देखे हुए उनको अवार्ड भी मिल जाता है। तो उनका बाद उनको राउरकेला डेवलपमेंट एजेंसी यानी आरडीए में भी अवार्ड मिलता है, क्योंकि उधर में 20 साल का एक ऐसे घटना था, वो जाने के बाद उनको सॉल्व किए थे और फार्मर्स के लिए भी ज़्यादा तो काम उधर किए हैं, तो अवार्ड मिला है। तो इतना भरपूर अवार्ड मिलने के बावजूद उनको क्यों, जब पॉलिटिक्स में घुसते हुए क्यों उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक जी को पद हराना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आरडीए में राउरकेला डेवलपमेंट एजेंसी से उनको सफलता मिलते हुए 2004 में उनको बदलते हुए राउरकेला, और राउरकेला के बाद 2005 में, और सबसे यंगेस्ट कलेक्टर 2005 में जब आरडीए छोड़कर मयूरभंज कलेक्टर बन जाता है। दोस्तों याद रखिए, एट द टाइम 2005 में जब कलेक्टर मयूरभंज का बन जाता है आरडीए से उनको बदलते हुए, तो सबसे यंगेस्ट कलेक्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम उनको ही माना जाता है, वी.के. पांडियन जी को। तो 2007 में दोस्तों याद रखिए, 2007 में उनको फिर बदलते हुए गंजाम आ जाता है, जो नवीन पटनायक जी के लगातार कंस्टिट्यूंसी से एमएलए बनकर सीएम बनने तक ज़्यादा सफलता देता हुई गंजाम डिस्ट्रिक्ट, यानी उड़ीसा के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनको पदों मिल जाता है।
उनको नौकरी में ट्रांसफ़र होता है 2007 में गंजाम तक, और बार बार उनको सफलता मिलता हुई 2011 में उनको ट्रांसफ़र होता है सबसे बड़ा पोस्ट यानी नौकरी में सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी नवीन पटनायक जी को 2011 में। तो 2011 में उनको मिल जाता है प्राइवेट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर फिर 2011 से लेकर 2023 तक यानी 12 साल तक वो चीफ मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाता है। उनको एडवाइजरी देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, के एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म है। तो दोस्तों इधर अच्छा से समझ लीजिए, 2002 में कैरियर शुरू होता है उड़ीसा में, और 12 साल सेक्रेटरी, कलेक्टर, सब कलेक्टर, आरडीए में काम करते हुए इतना सारा श्रद्धा, अफेक्शन उड़ीसा वालों ने उनको दिए हैं। बट क्या हो गया 6 मंथ में जैसे उनको पूरा बीजेडी का लॉस हो चुका है, और बीजेपी उधर में सरकार पहला बार बनाता हुए देखने के लिए मिलता है। ये तो इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में ये पॉलिटिक्स अभी भी इंटरेस्टिंग में है, ट्रेंडिंग में है। तो दोस्तों कहानी में अंदर में फिर घुसे में, तो तारीख है अक्टूबर, महीना है अक्टूबर 2023 अक्टूबर में आईएएस छोड़कर, सबसे बड़ा नौकरी आईएएस छोड़कर बीजेडी में शामिल हो जाता है। और उनको एक वाइटल रोल मिलता है कि कौन पार्टी में रहेगा, कौन पार्टी में नहीं रहेगा, किसको ऐड किया जाएगा, पार्टी में क्या रोल किसको दिया जाएगा, ये सारा कुछ हैंडल करते हुए देखते हुए एक से लेकर ज़्यादा आदमी पार्टी में जो बहुत वाइटल रोल पहले से नवीन पटनायक जी का पहले से उनको साथ देना वाला आदमी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हो सकता है दोस्तों उनको सही से कुछ रोल नहीं मिला होगा बीजेडी अंदर में, तो इसीलिए ज़्यादा आदमी बीजेपी छोड़ने लगे। जब अक्टूबर का बाद यानी अक्टूबर 2023 का बाद जब वो आईएएस छोड़कर बीजेडी में शामिल हुए, ज़्यादा पुराना आदमी और नया आदमी, ज़्यादा तक स्टार आदमी भी छोड़ दिए। तो उसका बाद दोस्तों जब इलेक्शन आता है अप्रैल महीना में, तो रिजल्ट आता है कि 58 सीट 147 से 58 सीट मिलता है बीजेडी को, बीजेपी को 78 सीट मिलता है, और बाकी कांग्रेस अदर सीट लड़ने वाला आदमी को मिलता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, सबसे बड़ा आईएएस छोड़कर 20 साल का पहले जनता का सेवा करने वाला ऑफिसर कैसे फेल हो जाता है जब ब्यूरोक्रेटिक रूल्स पॉलिटिक्स को आने के बाद। तो दोस्तों ये टाइम है, ये तारीख है 27 नवंबर 2023 को जब बीजेडी में मिल जाता है पांडियन जी। और थोड़ा देखिए चुनाव का ठीक 6 महीने का पहले वो ब्यूरोक्रेटिक रूल्स से पॉलिटिक्स को घुस जाता है, और रिजल्ट मिलता है, इतना कड़ा जवाब देता है बीजेपी उड़ीसा का जनता। तो उनको पहले से समझाना चाहिए कि उड़ीसा का आदमी कैसे टाइप का है, और नवीन पटनायक जी को भी मानना चाहिए, समझना चाहिए, पांडियन जी को भी समझना चाहिए कि उड़ीसा का आदमी पहले से मैं दोस्तों आपको बता कर रखा है कि पांडियन जी का नेटिव प्लेस तमिलनाडु है। तो आपको तो सबको मालूम है ये उड़ीसा में रहकर बाहर का आदमी कैसे बनेगा सीएम नहीं बनते हुए तो कंट्रोल करते हैं पांडियन जी। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाइटल रोल बीजेडी में पांडियन जी ही लेते थे, कौन पार्टी में रहेगा कौन नहीं रहेगा वो सारा ट्रूथ आपको लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक उनका हेडलाइंस बन गए थे बीके पांडियन जी। तो दोस्तों हो सकता है उड़ीसा का आदमी बहुत स्वाभिमान आदमी है, तो उनको पहले सोचना चाहिए था कि कोई उड़ीसा का आदमी उसको
चलाना वाला था, तो रिजल्ट में ये मिला कि कमजोरी हो गया, दल कमजोरी हो गया, जनमत कमजोरी हो गया। और ये गणतंत्र है, बार बार चेंज होता रहेगा, नेताओं का पार्टी में नेता, ये सब कुछ चेंज होता रहता है, जो नेशनल लेवल में सब कुछ को मालूम है। तो दोस्तों, क्या सफलता मिले बीजेडी को, उनको पहले से जब पता होना चाहिए था कि जनता क्या चाहिए। 12 साल IAS छोड़कर पॉलिटिक्स में घुसने के बाद ऐसे हो जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं था। बट ये सबको मालूम है कि उड़ीसा का आदमी बहुत स्वाभिमान है, वो बाहर का आदमी को कभी भी पॉलिटिक्स में इतना बड़ा वाइटल रोल लेने के लिए नहीं देंगे। जब IAS बनते थे 12 साल, उनको IAS बनकर वाइटल रोल चीफ सेक्रेटरी बनते थे, तो वो उड़ीसा का आदमी कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक रोल में थे। तो ये है सबसे विश्वास रिलेबल लग रहा है ये पॉइंट। 2 नंबर में आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी उड़ीसा में अभी तक भी लगता रहता है, कई बार आंदोलन किए हैं और इतना सारा योजना बना कर रखे हैं। उड़ीसा का CM तो पूरा गोल्डन स्टेट बना दिए हैं, इसमें कुछ भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। बट अभी भी बेरोजगारी है। बोर्डिंग स्टेशन से भुवनेश्वर से सूरत होता है दोस्तों, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई और कहीं सारा फेमस सिटी के लिए। बट उड़ीसा में अभी तक भी देखेंगे तो इतना भी ज़्यादा इंडस्ट्री का डेवलप नहीं हुआ, इतना ज़्यादा आदमी को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ये है सेकंड पॉइंट, ये हो सकता है एक प्रोबेबल पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में दोस्तों मैं रखा है कि बीजेडी का जो स्टार थे, उड़ीसा का जो स्टार थे, सारा कुछ सारा बीजेपी में मैक्सिमम VK पांड्यान जी ज्वाइन करने के बाद छोड़कर चला गया। ये एक सबसे बड़ा, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टार बहुत पावरफुल है, वो लोगों का मन को जीत जाएगा भाई। तो ये सबसे भी एक माइनस पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि सब उसमें जितना भी आदमी थे, उसमें से बहुत आदमी उड़ीसा का बीजू जनता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। और फलाफल में भी वो लोग मैक्सिमम आदमी जो बीजेपी उनको कैंडिडेट बनाया था, वो जीते हैं। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए अभी क्या हुआ है उड़ीसा पॉलिटिक्स में, आप समझ गए होंगे। अभी नया CM बनते हुए आए हुए, अभी नया CM श्री मोहन चरण मांझी बन गए हैं। उनको बीजेपी पार्टी से पहले से सरपंच से लेकर अभी CM बन गए, तो उनका भी बहुत पॉलिटिकल कैरियर स्ट्रांग है। पहले CM बनते थे, उसका बाद केवंझर में 2 बार MLAs भी बनते हुए नज़र में आए थे। फिर बाद में उनको चीफ व्हिप बीजेपी तरफ से दिए गए थे उड़ीसा में। तो वो भी बहुत स्ट्रांग पॉलिटिक्स किए हैं, उनका भी कैरियर बहुत अच्छा है, तो उनको भी स्वागत करेंगे, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जनता की बातें हैं, क्योंकि ये गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबका जीना अधिकार है। तो मेरा तरफ से भी बधाई है नया CM जी को, और भी डेवलप करना चाहिए उड़ीसा को, क्योंकि मैं जैसे बोला कि बेरोजगार अभी भी है, तो ये इसमें ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में भी ये बोलूँगा, श्री नवीन पटनायक जी, उनको गॉड ब्लेस करना चाहिए, क्योंकि 1919 के बाद इतना सारा गोल्डन चांस उड़ीसा आदमी को मिला, आई थिंक इंडिया में किधर भी मिला हुआ मेरे को फीलिंग्स नहीं आ रहा है। इतना ख़राब हो गया था 1919 सुपर साइक्लोन में, सिर्फ 20 साल में इतना सारा योजना आई थिंक इंडिया में कौन सा स्टेट में नहीं है। छोटा सा लेकर ओल्ड एज तक इतना योजना उड़ीसा में है। आहार योजना से लेकर, मो बस से लेकर, लखीम बस से लेकर, टेम्पल का इतना
जगन्नाथ टेम्पल का जो सराउंडिंग है उसको एक नया रूप दिए हैं। समलेश्वरी टेम्पल डेवलप्ड हुई चिलिका को डेवलप करते किए हैं, तो बहुत सारा डेवलप भी किए हैं। और दोस्तों उनको भगवान ऐसे आशीर्वाद देते तो सही रहे। तो दोस्तों फिर बाद में एक भोपाल को गैस ट्रेजेडी को लेकर मैं वीडियो आ रहा हूँ। आपको समझ गए होंगे क्या हुआ है, उड़ीसा में क्या वाइटल पॉइंट था, तो ये वीडियो में समझ गए होंगे। तो दोस्तों रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नया वीडियो में। नमस्कार। तब तक भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या एक्चुअली में हुआ था, अभी तक भी भोपाल में उसका निशाना मिटा नहीं है, तो क्या हुआ था, फिर दूसरा वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक रहने दीजिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।